आज हम लोग एक ट्रेंडिंग टॉपिक, एक काफ़ी ज़्यादा इस समय डिस्कस होने वाले टॉपिक मिनॉक्सिडिल बूस्टर पे बात करेंगे इस वीडियो में। मिनॉक्सिडिल बूस्टर जो है ये अभी काफ़ी ज़्यादा फार्मा कंपनीज इसको प्रमोट कर रही हैं और लोग भी, पेशेंट भी आकर के इसके बारे में पूछ रहे हैं कि मिनॉक्सिडिल बूस्टर क्या है। तो मिनॉक्सिडिल जो मॉलिक्यूल होती है ये काफ़ी ओल्ड मॉलिक्यूल है, काफ़ी लंबे समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है गंजापन के इलाज में, एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया के इलाज में और भी तरह के गंजापन में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोगिता है। मिनॉक्सिडिल का जो यूटिलिटी है और जो इसकी उपयोगिता है और जो इसका बेनिफिट है वो साइंटिफिकली प्रूवन है। मतलब इसमें अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि मिनॉक्सिडिल गंजापन या एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया में मदद ना करता हो। तो ये इसके बहुत सारे रिसर्च हैं, बहुत सारे ट्रायल हैं जिसमें इसकी इफिकेसी बहुत ही क्लियरली प्रूवन है, कोई अब डाउट या संदेह वाली बात नहीं रह गई है। मिनॉक्सिडिल जो है यूजुअली सुबह शाम 2 बार लगाया जाता है और इसको लंबे समय तक लगाना पड़ता है। रिसर्च में ये पाया गया है कि लगभग 30 से 60% पेशेंट्स में इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मतलब कि आप इसको रोज़ाना सुबह शाम लगाते हैं तो भी सभी पेशेंट्स में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा यदि लंबे समय तक लगाएं तो भी। तो इसके पीछे क्या कारण है कि आखिर कुछ पेशेंट्स में इसका अच्छा रिजल्ट आता है, कुछ में मॉडरेट रिजल्ट आता है, कुछ में इसका ख़राब रिजल्ट आता है। तो इसके पीछे कारण है कि मिनॉक्सिडिल जो सॉल्यूशन हम लोग लगाते हैं वो डायरेक्टली जाकर के हेयर पे नहीं काम करता है। उससे पहले सेल्स के अंदर मिनॉक्सिडिल सल्फेट में कन्वर्ट होना होता है एक एंजाइम में। मतलब मिनॉक्सिडिल खुद एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं है, इसको पहले मिनॉक्सिडिल सल्फेट में कन्वर्ट होना होगा, फिर ये बाल उगाने में और बाल को मोटा मजबूत टिकाऊ करने में ही काम हो पाएगा। तो रिसर्च में जो पाया गया है वो जो एंजाइम मिनॉक्सिडिल को मिनॉक्सिडिल सल्फेट में कन्वर्ट करता है उसका नाम होता है SULT1A1 एंजाइम, जो सबसे कॉमन वेरिएंट है SULT1A। तो ये जो एंजाइम होता है इसका जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग लेवल का होता है। मतलब इसकी जो काम करने की क्षमता है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। तो ये ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी का स्किन का रंग बिल्कुल गोरा है, किसी का थोड़ा डार्क शेड का है, किसी का ज़्यादा डार्क शेड का, मतलब अलग अलग स्किन की जैसे वेरिएंट हैं उसी तरह से ये एंजाइम की भी एक्टिविटी अलग अलग है। इसी कारण से इसका जो बेनिफिट है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये जो एंजाइम है तो इसकी यदि एक्टिविटी ज़्यादा रहती है तो ये मिनॉक्सिडिल को आसानी से और तेज़ी से मिनॉक्सिडिल सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो जिनमें भी इसकी एक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी उनमें मिनॉक्सिडिल का बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस एंजाइम की एक्टिविटी हम लोग कैसे बढ़ा दें जिससे कि ये हमारा जो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन है वो हमें ज़्यादा बेनिफिट देने लगे। तो जो सबसे ओल्ड तरीका जो साइंस के पास ऑप्शन रहा है वो रहा है माइक्रो निडलिंग डर्मा रोलर का। तो जो डर्मा रोलर होता है एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा मशीन होता है, उपकरण होता है, उसमें एक ड्रम होता है और उस ड्रम पे बहुत छोटे छोटे निडल्स पर्टिकुलर स्पेस पे और पर्टिकुलर लेंथ के निडल, जैसे कि 1 mm का यदि आप डर्मा रोलर यूज करते हैं तो उसमें जो सुई की साइज़ है, निडल की साइज़ है वो 1 mm की होगी। वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पूरे ड्रम पर वो निडल्स उसमें लगे हुए होते हैं। तो साधारणतः 192 निडल्स के डर्मा रोलर, मैक्सिमम डर्मा रोलर 192 निडल के आते हैं और निडल के साइज़ के आधार पर डर्मा रोलर का भी साइज़ बोला जाता है। जैसे 0.5 mm डर्मा रोलर, मतलब ये 0.5 mm का साइज़ का निडल है। मतलब आप उसको प्रेस करेंगे तो उसकी सुई 0.5 mm तक स्किन के अंदर जाएगी। तो जो डर्मा रोलर है ये काफ़ी पुरानी टेक्निक है। इसमें इस ड्रम को, जो डर्मा रोलर जो मशीन है, उस उपकरण को आपको
रोटेट करना होता है बालों में, और इसको इतना मजबूती से रोटेट करना होता है कि हल्की सी पंक्टेट ब्लीडिंग हो जानी चाहिए। और चूंकि इस पे इतने सारे निडल्स लगे रहते हैं तो किसी भी व्यक्ति के लिए इसको टॉलरेट कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मतलब दर्द इतना तेज या ज़्यादा होता है कि अधिकांश लोग एक बार, दो बार, तीन बार करके इसे साहस छोड़ देते हैं और इसको करना बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो मॉडलिटी है डर्मा रोलर, ये काफ़ी एक मायने में काफ़ी हद तक कारगर मॉडलिटी है और ये इस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। इसके अलावा भी कई सारे तरीके होते हैं जिससे ये बाल उगाने में मदद करती है, लेकिन उनमें से एक तरीका है कि जो मिनॉक्सिडिल से मिनॉक्सिडिल सल्फेट कन्वर्ट करने वाली एंजाइम है उसकी ये एक्टिविटी बढ़ा देता है, जिससे कि मिनॉक्सिडिल ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगती है। तो इस डर्मा रोलर को हफ्ते में 1 से 2 बार करना होता है। इसमें ये ध्यान देना होता है कि इसको अच्छे से स्टरलाइज किया जाए, इसको अच्छे से डिसइंफेक्ट करके रखा जाए और यूज करने से पहले भी डिसइंफेक्ट किया जाए। जो डर्मा रोलर है वो हफ्ते में 1 से 2 बार करना होता है, और इसमें यदि आप इसके डिसइंफेक्शन का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं तो कभी कभी इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। और इसको यदि आप अच्छे से नहीं करते हैं, मतलब कि इसका एडिक्वेट डेप्थ में आपकी निडल नहीं जाती है, तो आपको इसका पॉजिटिव बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो जो रिसर्च में पाया गया कि जो सबसे बेस्ट लंबाई निडल की है वो है 1 to 1.5 mm। मतलब आपको बिल्कुल छोटे साइज़ या बहुत बड़े साइज़ के डर्मा रोलर को एलोपेशिया के इलाज में नहीं इस्तेमाल करना है। आपको 1 से 1.5 mm, जैसे काफ़ी लोग 0.5 mm के डर्मा रोलर को चूज कर लेते हैं और काफ़ी लोग रोज़ाना बेसिस पे डर्मा रोलर यूज़ करते हैं, तो ये दोनों तरीका गलत है। आपको हफ्ते में 1 से 2 बार यूज़ करना है, स्किन को रेस्ट देना है, बीच में हील होने देना है। यदि हीलिंग नहीं होगी, बार बार वुंडिंग करते रहेंगे तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। और बिल्कुल छोटे साइज़ का यदि आप डर्मा रोलर यूज करेंगे तो वो नीचे डेप्थ में नहीं जाएगा और जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें इंड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से ऑप्टिमम साइज़ के डर्मा रोलर को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेन की वजह से इसका जो कॉम्प्लायंस है बहुत ही ज़्यादा पुअर है, बहुत कम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छी चीज़ ये है कि अब नंबिंग जेल अवेलेबल हैं, नंबिंग स्प्रे अवेलेबल हैं। कुछ लीडोकैन, लिग्नोकैन, टेट्राकैन, इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी स्किन को एनेस्थेटाइज कर देंगे, मतलब सुन्न कर देंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये स्प्रे फॉर्म में या क्रीम फॉर्म में होते हैं, जिन्हें आपको इस एरिया में लगा देना होता है, इन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है जिससे कि नंबिंग हो जाए, जो पेन का सेंसेशन है वो कम हो जाए, फिर आप इसे कर सकें। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनसे पेन सेंसेशन जो है 60, 70, 80% तक कम हो जाता है। तो काफ़ी लोग टॉलरेट कर लेते हैं, हालांकि काफ़ी लोग इसके बाद भी उन्हें पेन होता है तो वो इसको यूज करना थोड़े दिनों में बंद कर देते हैं। तो यदि डर्मा रोलर को लंबे समय तक यूज किया जाए तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो पेन के कारण ही, दर्द के कारण ही डर्मा रोलर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। काफ़ी पुरानी मॉडलिटी अवेलेबल है लेकिन पॉपुलरिटी इसकी बहुत अच्छी नहीं हो पाई। फिर एक नेक्स्ट केमिकल मॉलिक्यूल आया ट्रेटिनोइन। तो ये जो दवाई है इसको मिनॉक्सिडिल के साथ ट्रेटिनोइन को लगाना होता है, लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम देखने को मिली कि ट्रेटिनोइन से स्किन इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, स्टिंगिंग सेंसेशन, जलन, डिस्कम्फर्ट, फ्लेकिंग, ये सब ज़्यादा देखने को मिलने लगी। तो फिर से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने के कारण इसका जो पॉपुलरिटी है वो बहुत अच्छा नहीं डेवलप हो पाई। तो ट्रेटिनोइन जो मॉलिक्यूल है वो भी मिनॉक्सिडिल एक्टिवेटिंग एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। लेकिन इरिटेशन और जो साइड इफ़ेक्ट पैदा हो रहे हैं ट्रेटिनोइन की वजह से, उस साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ये मॉडलिटी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। रिसेंटली साइंटिस्ट कुछ एल्कलाइजिंग एजेंट, मतलब कि आपका जो सेल के अंदर का पीएच है
उसको बढ़ा देने वाले मॉलिक्यूल को डिस्कवर करके लाए हैं। और ये मॉलिक्यूल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है डॉक्टर्स में भी एंड पेशेंट्स में भी। तो एक मॉलिक्यूल है सुल्टा ब्लेंड मिक्स। तो ये एक पेटेंट मॉलिक्यूल है, इसमें कई सारे रासायनिक तत्वों का मिक्सचर है, जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फेट, टेट्रासोडियम EDTA, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और इसी तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स का मिश्रण है। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर के pH को बढ़ा देते हैं, मतलब जो मीडियम है सेल के अंदर को उसको अल्कलाइन कर देते हैं और इन्हें कुछ इनकैप्सुलेटेड पार्टिकल्स के अंदर लोड करके जो हेयर रूट्स हैं वहाँ तक डिलीवर किया जाता है। तो ये लिक्विड फॉर्मुलेशन में अवेलेबल अब हो गए मार्केट में और थोड़े समय में बाकी कई सारी कंपनीज भी इसे लॉन्च कर देंगी। तो ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल से ये पाया जा रहा है कि जो मिनॉक्सिडिल एक्टिवेटिंग एंजाइम है उसकी एक्टिविटी बढ़ जा रही है। तो एक रिसर्च में अभी एक रिसेंटली इंडिया की ही स्टडी है, उसमें ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों ने केवल मिनॉक्सिडिल लगाया और दूसरे ग्रुप ने मिनॉक्सिडिल के साथ साथ मिनॉक्सिडिल बूस्टर जो केमिकल है उसको लगाया, तो जिस ग्रुप ने मिनॉक्सिडिल बूस्टर मिनॉक्सिडिल के साथ में लगाया उसमें लगभग डबल का फ़ायदा देखने को मिला, मतलब 2 गुना फ़ायदा देखने को मिला। तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि आने वाले समय में भी ये मॉलिक्यूल गेम चेंजर साबित हो और जो लोगों में केवल 30 से 60% लोगों में बेनिफिट देखने को मिलता था मिनॉक्सिडिल, अब वो ज़्यादा लोगों में देखने को मिलेगा और साथ ही जल्दी बेनिफिट देखने को मिलेगा। उस रिसर्च में ये भी पाया गया कि जो लोग मिनॉक्सिडिल बूस्टर यूज कर रहे थे उन लोगों में जल्दी भी बेनिफिट देखने को मिला। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कई मॉलिक्यूल के साथ ऐसा देखा गया कि डॉक्टर्स में शुरू में एक्साइटमेंट था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे उन दवाइयों का इस्तेमाल हुआ, जैसे जैसे डॉक्टर्स एक्सपीरियंस्ड हुए, तो ये पाया गया कि वो मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे नहीं थे। मतलब कि जो शुरू की स्टडीज़ थी वो गलत थी, मतलब वो उतनी ऑथेंटिक नहीं थी। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च भी फार्मा कंपनी की स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज से होती है, मतलब कि फार्मा कंपनीज पॉजिटिव रिजल्ट पब्लिश कराने के लिए भी ये सब रिजल्ट पैदा करती हैं कि ताकि उनके मॉलिक्यूल्स दवाइयाँ ज़्यादा बिकें। तो ऐसा कुछ केसेस में देखने को मिल चुका है। तो इस मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो भी है वो एक पॉजिटिव होप बना हुआ है और पॉजिटिव एक्साइटमेंट है और उम्मीद है कि एक अच्छा रिजल्ट हमें भी देखने को मिले। तो इससे क्या होगा कि सभी लोगों के लिए मिनॉक्सिडिल इफेक्टिव मॉलिक्यूल के रूप में उभर में आ जाएगी। यदि रियली में ये बिल्कुल ही ट्रू जो रिजल्ट अभी आ रहे हैं, अभी तो ये केवल 1 से 2 स्टडीज ही मौजूद हैं और ये सही में सत्य निकलता है, तो आने वाले समय में ये एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि काफ़ी लोगों को मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, क्या मिनॉक्सिडिल बूस्टर मिनॉक्सिडिल के साथ मिल करके जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है उसका परमानेंट इलाज कर देगी क्या? तो ये बिल्कुल ही गलत है। मिनॉक्सिडिल बूस्टर या मिनॉक्सिडिल या कोई भी दवाई, इस संसार में उपलब्ध कोई भी जो दवाइयाँ अभी मौजूद हैं, वो कोई भी दवाई, वो चाहे एलोपैथी की हो, चाहे होम्योपैथिक, चाहे आयुर्वेदिक, वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को परमानेंटली ठीक नहीं कर सकती है। मतलब कि जब तक आप दवाई का इस्तेमाल करेंगे तब तक आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दवाई का असर जैसे ख़त्म हुआ वैसे ही जो बीमारी है वो पहले जैसी अवस्था में वापस आने लगेगी। अब इसको गलत तरीके से नहीं समझना है। काफ़ी लोग इस तरह का निर्णय ले लेते हैं कि मिनॉक्सिडिल बंद करने के बाद और ज़्यादा बाल झड़ने लगा। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। मिनॉक्सिडिल या कोई भी दवाई का असर जब तक था तब तक बीमारी कंट्रोल्ड थी। जब इनका असर, मतलब जो इनका असर जितने समय तक ये काम करती थी, जब इनका समय ख़त्म हुआ तो बीमारी पहले जैसी ही वापस आती है।
तो अक्सर पेशेंट इसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, गलत इसको समझ लेते हैं कि मिनॉक्सिडिल बंद करने के बाद और ज़्यादा बाल झड़ने लगा। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। दूसरा प्रश्न लोग ये पूछते हैं कि क्या मिनॉक्सिडिल या मिनॉक्सिडिल बूस्टर से जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है इसमें सभी मरीजों के लिए एक ही इलाज होगा या फिर अलग अलग मरीजों के लिए अलग अलग होगा। तो इसको भी अच्छे से समझ लेना है कि जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है उसकी सीवियरिटी जो है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है और दवाइयों की प्रति रिस्पॉन्स भी अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है। जैसे कि बीपी की बीमारी है तो दुनिया के सभी लोगों की बीपी केवल एक दवाई से नहीं कंट्रोल हो रही है। जैसे कुछ लोगों की बीपी किसी एक सिंपल बीपी की दवाई से कंट्रोल हो जाती है, कुछ लोगों की 2 दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, कुछ में 3, कुछ में 4, इस तरह की भी कंडीशन होती हैं जिसमें आईवी इंजेक्शंस लगा करके बीपी कंट्रोल करने पड़ते हैं। तो उसी तरह से एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के साथ भी है कि अलग अलग लोगों में अलग अलग स्तर की सीवियरिटी की बीमारी होती है, तो उस वजह से अलग अलग लोगों में अलग अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कुछ लोगों में माइल्ड बीमारी है तो उनमें मिनॉक्सिडिल से काम चल जाएगा और मिनॉक्सिडिल बूस्टर से भी हेल्प मिल जाएगा। लेकिन यदि आपका इससे हेल्प नहीं मिलता है तो आपको खाने वाली दवाइयाँ, कुछ विटामिन टैबलेट्स ये सब लेनी पड़ेंगी। जैसे खाने वाली दवाइयों में जो प्रमुख दवाई है वो है फिनास्ट्राइड या ड्यूटास्ट्राइड। तो ये दवाइयों से हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि फिनास्ट्राइड या ड्यूटास्ट्राइड स्टेरॉयड ग्रुप की दवाइयाँ नहीं हैं। काफ़ी लोग इसे स्टेरॉयड ग्रुप की दवाइयाँ समझ करके इसको खाना बंद कर देते हैं। नाम में स्टेरॉयड है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्टेरॉयड ग्रुप की दवाई नहीं है। इसी तरह कुछ पेशेंट्स में पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ में और भी कुछ मॉडलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि कोई भी दवाई आपकी बीमारी को परमानेंटली नहीं ठीक करेगी। दूसरी चीज़, आपकी बीमारी की सीवियरिटी, जो आपकी बीमारी की गंभीरता है वो भी कम ज़्यादा होती है। उसके भी कई सारे कारण हैं। जैसे उम्र की वजह से आपकी बीमारी फ्लक्चुएट कर सकती है, आपके खाने पीने भोजन की पद्धति शैली से भी बीमारी ऊपर नीचे होती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके डिजीज़ को अफेक्ट करेंगे। जैसे यदि आपके खाने पीने में इसेंशियल वाइटामिन्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं तो आपका गंजापन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया तेज़ी से प्रोसीड करेगा। यदि आपके फैमिली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, मतलब आपके मैटरनल मदर के साइड में, फादर के साइड में, और कम उम्र में गंजे होने की यदि हिस्ट्री रही है तो आपके भी जल्दी से गंजापन आने के चांसेस रहेंगे। इसी तरह से यदि आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, मानसिक तनाव, आपका स्लीप पैटर्न गड़बड़ है, कम सोते हैं, लेट नाइट में सोते हैं, तो भी आपका गंजापन तेज़ी से प्रोसीड कर सकता है। कुछ मेडिकल इलनेस आपके गंजापन के साथ में कोई और दूसरी बीमारियां साथ में हैं तो वो भी आपके गंजापन को तेज़ी से बढ़ा सकती हैं। जैसे टाइफाइड, डेंगू, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और भी तरह की बीमारियां आपके गंजापन को तेज़ी से बढ़ा सकती हैं। तो ये सारे रीज़न आपके गंजापन को अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति के लिए ट्रीटमेंट जो होगा वो बिल्कुल भिन्न भिन्न हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लेवल स्तर का इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस मूव कर रही है तो नए नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो इस वजह से अब काफ़ी लोगों का ट्रीटमेंट हो पाना संभव हो पा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न एक लोगों ने पूछा था इसके बारे में कि मिनॉक्सिडिल की वजह से कभी कभी खुजली, इचिंग, रेडनेस, फ्लेकिंग इस तरह की भी समस्या आती है, तो क्या मिनॉक्सिडिल बूस्टर से वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जो मिनॉक्सिडिल बूस्टर है वो मिनॉक्सिडिल की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। वो किसी तरह के मिनॉक्सिडिल की वजह से जो कभी कभार देखे जाने वाले साइड इफ़ेक्ट हैं उन साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने का काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग नहीं है। मतलब कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको ख़त्म होने के लिए आपको मिनॉक्सिडिल ब्रांड
को चेंज करना पड़ेगा, मिनॉक्सिडिल बेस को चेंज करना पड़ेगा। जैसे काफ़ी पेशेंट्स में जिनमें ये दिक्कत आती है, उनको यदि मिनॉक्सिडिल लोशन प्रिपरेशन यूज़ कर रहा है व्यक्ति, तो जेल या फोम बेस पे शिफ्ट होने पर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। उसके पीछे का कारण ये होता है कि जो जिस लिक्विड में मिनॉक्सिडिल को घुलाया जाता है, डिस्पेंस किया जाता है, एलर्जी उसकी वजह से हो रही होती है। तो जब जेल और फोम चेंज किया जाता है तो वो एलर्जी ख़त्म हो जाती है, तो जो पेशेंट की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। तो मिनॉक्सिडिल बूस्टर एक अच्छा ट्रीटमेंट बन करके अभी ऐसा लग रहा है कि उभर रहा है, लेकिन ओवर द टाइम इसके बारे में अच्छे से पता चलेगा कि ये कितना उपयोगी साबित होगा। धीरे धीरे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी पता चलेंगे, तो इस तरह से ये चीज़ पता चलेगा। तो अभी जो मिनॉक्सिडिल बूस्टर मार्केट में अवेलेबल है, उसे आपको 1 से 2 ml आपको मिनॉक्सिडिल बूस्टर को लगाना है। जैसे आप मिनॉक्सिडिल लगाते हैं और उसे लगा करके छोड़ देना है। जब वो ड्राई हो जाए, सूख जाए, तो उसके 10 मिनट, मतलब इस लगा करके छोड़ने के बाद लगभग 10 मिनट में दवाई सूख जाती है। तो उसके बाद आपको मिनॉक्सिडिल लगा करके उसको हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट तक मालिश कर देना है। तो ये अभी के लिए राइट टेक्निक मानी जा रही है। तो यदि इसका उपयोग किया जाए तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आने की उम्मीद है। और जो लोग मिनॉक्सिडिल से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, उनमें भी बाल वापस आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। थैंक यू।